माता की, भारत माता की। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 70वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में महोत्सव में मंच पर आसीन गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, सचिव डेयरी भारत सरकार डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, सचिव NASSL डॉक्टर WS लाकड़ा जी, वजीर सिंह जी, अजीत नैन जी, विकास शर्मा जी, हमारे मेयर रुद्रपुर के, डॉक्टर डब्बू जी, अध्यक्ष कृषि विपणन मंडी परिषद प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, प्रेमचंद शर्मा जी पद्मश्री, डॉक्टर ML मदान जी पद्मश्री, डॉक्टर योगेंद्र रावत जी IG कुमाऊं, डॉक्टर RB सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, हमारे SSP श्री मणिकांत जी, और इस 70वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में पधारे हमारे सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, देश भर से आए हुए वैज्ञानिकगण, सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभागाध्यक्ष, नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिक छात्र छात्राएं, और जिनके निमित्त इस शानदार कार्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे देश के और दुनिया के लोगों को यहाँ पर संयोजन रूप में किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी किसान भाई बहन, मैं आप सबका आज इस सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से, अपनी ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है। और वैसे भी इस विश्वविद्यालय का अपना एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिक छात्र छात्राएं अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में आज स्थापित कर चुके हैं। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक और किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध परिणामों एवं उत्तम बीज खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी मैंने जिस प्रदर्शनी का यहाँ पर मेरे हाथों कुलपति जी ने शुभारंभ करवाया, वहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है, और जो उनके द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां आज हासिल की जा रही हैं, और जो किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, उनकी आय को दुगना कर सकती है, हर क्षेत्र में उनके उत्थान और उन्नयन के लिए सहायक हो सकती है, वो सब हम प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर देख रहे हैं। कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर चौहान साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के किसानों को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और जो बजट भारत सरकार ने अभी आम बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में भी किसानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें सारे प्रावधान किए गए हैं और हमने भी उत्तराखंड राज्य का, जो कल हमारा भी राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ है, आम बजट, और मैं जैसा कुलपति महोदय कह रहे थे कि अभी बजट सेशन चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं कल भी यहाँ आना चाहता था, उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच में रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि कल ही बजट प्रस्तुत हो रहा था और एक ही टाइम पर आपका यहाँ ये सम्मेलन प्रारंभ हो रहा था और वहाँ बजट भी उसी समय पर जो है प्रस्तुत हो रहा था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि हमारे कृषक भाइयों से मिलूं, हमारे वैज्ञानिकों से मिलूं, विश्वविद्यालय में आऊं, आप सबके बीच में आपके नवाचार, आपके द्वारा जो नई नई तकनीकी, नए नए शोध अनुसंधान जो आप सबने किए हैं, उसकी थोड़ी जानकारी जरूर मैं भी प्राप्त करूं। लेकिन कल समय शाम तक बजट का था, इसलिए आप सबके बीच में नहीं आ पाया। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और यहां से जाने के बाद फिर से मुझे बजट सेशन में ही भाग लेना है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सच में कभी भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, मैं यहाँ के जो हमारी विश्वविद्यालय की परिषद है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिसमें 2 रजिस्ट्रार यहाँ के लिए नामित होते हैं, उसमें मैं भी कुछ वर्षों तक नामित रहा हूँ। इसलिए, और वैसे भी इसी जिले में मेरा बचपन बीता है, यहाँ आना जाना रहा है, इसलिए मैं कोई अवसर ऐसा छोड़ता नहीं हूं, या ऐसा अवसर जो मुझे मिलता है कि अपने किसान भाइयों से मिलूं, तो जरूर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं। सच में वो मुझे भी बहुत ऊर्जा देने वाला होता है जब मैं किसान भाइयों से मिलता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान किया है। किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में गोविंद बल्लभ पंत
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लंबे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार ये विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पहुंच को विकसित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और बहुत खुशी होती है जब मैं देश में या दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो मुझे कोई न कोई इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र या कोई छात्रा जो किसी बड़े प्रतिष्ठित पद पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश समाज की सेवा करने वाले जरूर मुझे मिलते हैं। बहुत आत्मीयता से सब लोग मिलते हैं और बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमारा ये जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने नए नए आयाम गढ़े हैं, नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस सम्मेलन में आए हुए सभी किसान भाइयों से एवं बहनों से आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उन पर जरूर जाएं। और सच में कई बार ऐसे सम्मेलनों में हमें इतने सारे वैज्ञानिक एक साथ मिलते हैं, इतने सारे शोध अनुसंधान करे हुए विशेषज्ञ हमको मिलते हैं, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि केवल हम सुनते हैं और बहुत बार बहुत सारी चीजें हमसे केवल ऊपर ऊपर चली जाती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इसमें गहराई से जाइए, बिल्कुल गहराई से जाइए और नई नई तकनीकी नए नए अनुसंधान जो बहुत परिश्रम और मेहनत से किए गए हैं उन सब का लाभ अवश्य उठाएं। और उसका लाभ तभी आपको मिल पाएगा जब आप ठीक प्रकार से उसमें एकदम अंदर तक जाएंगे, हर एक जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे और जो हमारे स्टॉल लगे उन पर विजिट भी करने के साथ साथ सम्मेलन के दौरान जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में नवाचार है, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशु धन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनार में भी अवश्य प्रतिभाग करें। जैसा इस जिले में एक नया काम हमारे जिलाधिकारी ने पहले से शुरू किया हुआ था। पहले हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में सारे लोगों ने आकर एक चिंता व्यक्त करी अभी, जिसके बारे में हमारे कुलपति महोदय ने यहाँ से बात करी कि जो भूजल का स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देश के अनेक राज्यों में जो धान की खेती बेमौसम जो होती है उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर भी उस नवाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जैसा हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि उसके माध्यम से जो कीट है, जो ऐसे जो हानिकारक हो सकते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण से लगातार कृषि और हमारे जो फसलें हैं उनको नुकसान होता है। तो इस प्रकार के जो नवाचार हो रहे हैं उसमें लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। आप सब जो यहाँ पहुंचे हैं, हमारे कृषक तो कई लाखों करोड़ों की संख्या में है और हमारा कृषि विश्वविद्यालय केवल उत्तराखंड में स्थित जरूर है, लेकिन ये उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए अनेक अनेक कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान नवाचारों को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है, आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आप सब उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो नवाचार आप यहाँ से आप जिन नवाचारों, जिन शोध अनुसंधानों की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं वो जानकारियां जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और इसके साथ ही बहुत बार नवाचार होते हैं, सरकार अच्छे निर्णय लेती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नवाचार हो रहे हैं और किसान उनकी हमेशा से प्राथमिकता में है। 2014 से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर एक अन्नदाता के बारे में उन्होंने चिंता की है। उन सबको भी जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है
मैं उत्तराखंड राज्य की तरफ से कहूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीमांत क्षेत्रों का जो उन्होंने भ्रमण किया है, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के पहले गांव, जिसको देश का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे ही उत्तराखंड की धरती से उन्होंने माणा गांव, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उससे पहले गांव की संज्ञा दी। और पहले गांव की संज्ञा देने के साथ साथ अब देश के हमारे जितने भी सीमांत के गांव हैं, जो सीमा के गांव हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव के रूप में संज्ञा दे दी गई है और उनका विकास भी उसी प्राथमिकता से सुनिश्चित कर दिया गया है, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो। अब उसी के अनुरूप अब नियोजन कर रही हैं, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही हैं। वाइब्रेंट विलेज की योजना तेजी से बढ़ रही है। वहां के किसान भाइयों को हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो उत्तराखंड के सबसे सीमांत क्षेत्र जौलिंगकोंग आदि कैलाश जाने वाले भी वो पहले प्रधानमंत्री हैं और वहां भी वहां के ग्रामीणों से उन्होंने संवाद किया है। और अभी 27 तारीख को उनका फिर से हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस बार वो मुखवा हरसिल की यात्रा पर आ रहे हैं। ये मुखवा एक ऐसी जगह है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग होंगे वो जरूर जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी में जरूर होना चाहिए। इस बार हमने राज्य के अंदर एक नया काम शुरू किया है। उत्तराखंड के बारे में यह है कि जब 4 धामों के कपाट खुलते हैं या गर्मी आती है, उस समय लोग यहाँ की यात्रा पर आते हैं। लेकिन हमारे जो 4 धाम हैं उनके जब कपाट बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने के बाद उनका शीतकालीन प्रवास होता है गद्दियों का। जैसे मैं अगर बाबा केदार की बात करूं तो बाबा केदार का शीतकालीन जो गद्दी स्थल है वो ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, जहां पर उनकी उसी विधि विधान से पूजा अर्चना होती है जैसे केदारनाथ के कपाट खुलने पर होती है। हमारे बद्रीनाथ जी का जोशीमठ और पांडुकेश्वर में दोनों स्थानों पर लगातार पूजा होती है। इसी प्रकार मां गंगा का, गंगोत्री धाम का मुखवा हरसिल में पूजा होती है और यमुनोत्री की खरसाली पर पूरे कपाट खुलने तक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो ये पूजा स्थल और गद्दी स्थल जहां होते हैं वहां जाने से भी उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही धर्म की प्राप्ति होती है जितना हमारे जो है धामों के कपाट खुले होने पर होती है। तो हमने कहा कि भाई उत्तराखंड में अच्छा मौसम भी होता है इस समय, जब हम देखते हैं कि देश के विभिन्न स्थानों पर अक्टूबर के बाद कोहरा छा जाता है, धुंध पड़ जाती है, धूप निकलती नहीं है, सूर्यदेव कई महीनों तक दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे समय में देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे अनेक तीर्थ स्थल हैं, अनेक हमारे रमणीक स्थल है, पर्यटन की दृष्टि से अनेक डेस्टिनेशन है, उन स्थानों पर अगर आएंगे तो अच्छी सुनहरी धूप भी मिलेगी, अध्यात्म की प्राप्ति होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका मन अच्छा होगा। और हमने सबको आमंत्रित किया और 8 दिसंबर 2024 से मैंने स्वयं वहां सम्मिलित होकर इस शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया था। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। पूरे देश भर के लोग शीतकालीन यात्रा में आ रहे हैं। यह हमारे राज्य के लिए आने वाले समय में एक विकास का और समृद्धि का बहुत बड़ा कारण ये यात्रा हमारी बनने वाली है। ऐसे अनेक नवाचारों को हम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। अभी हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि देश की आजादी के बाद तो देश का एक संकल्प था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में भी उन्होंने प्रावधान किया, उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है कि देश में इसको लागू किया जाना चाहिए, प्रदेशों में इसको लागू किया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की
जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमने भी जो वायदा किया, जो संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किया था, उसको पूरा कर दिया और उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 से पूरे देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए, कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देवभूमि में एक समान कानून होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से ये कानून लागू हुआ है, कुछ लोग बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, छोटी छोटी स्थानों पर इसमें कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं चूंकि ये बात इसलिए यहां पर कर रहा हूं कि हमारे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे नौजवान, हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वैज्ञानिक हैं, पूरे देश की क्रीम आई है। हमने उसमें एक प्रावधान किया है, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो वर्षों से रहते आए हैं, लेकिन हमने उसमें ये प्रावधान कर दिया कि अब वो रहेंगे तो उनके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी और साथ में प्रशासन के पास भी उनकी जानकारी होगी। अब लोग इसमें भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमने इसमें ये प्रावधान क्यों कर दिया, हमने किसी की निजता को खत्म कर दिया। ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है निजता को समाप्त करने का। आप साथ में रह रहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कई बार निर्णय दे दिए हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि कोई भी जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कई बार रहते आज अच्छे संबंध है, कुछ समय बाद संबंध खराब हो जाते हैं, मारपीट होनी शुरू हो जाती है, हिंसक वारदातें होती हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, न्यायालयों के चक्कर लगते हैं कई सालों तक। दोनों ही पक्ष प्रताड़ित एक दूसरे से महसूस करते हैं। उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको बताऊं कि 2022 में दिल्ली में एक बहुत चर्चित केस हुआ था, श्रद्धा बालकर और आफ्ताब। उस आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने एक बेटी श्रद्धा को अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद कुछ समय के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर काट के 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में जाकर फेंक के आता था और उसके माता पिता से सोशल मीडिया के अकाउंट से लगातार बात करता था। भाइयों बहनों, हमने ये प्रावधान इसीलिए किया है कि अब कोई भी माता पिता अगर उनके बच्चे ऐसे किसी उसमें हैं तो उनको जानकारी होगी और कोई आफ्ताब जैसा हैवान अब ऐसी हैवानियत किसी श्रद्धा बेटी के साथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने इसका प्रावधान किया है। हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी जो संस्कृति है उसका कोई पार्ट नहीं है, हमारी संस्कृति में इसका कोई स्थान भी नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए हमने उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया है कि अब आपको जानकारी होती होगी कि कई सारे ऐसे मामले देश के अंदर और भी आए। मैंने केवल एक मामला बताया और उसके बाद जिन माता पिता के बेटे या बेटियों के साथ इस प्रकार की वारदात होती है उनके पास फिर पछताने के सिवा, जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमने ऐसे कुछ प्रावधान किए हैं। मुझे लगा कि इतना बड़ा मंच है कुलपति महोदय, वैसे तो कृषि का इतना बड़ा पूरे देश भर के वैज्ञानिकों का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा मंच कौन सा हो सकता है जहां मैं अपनी बात करूं और मेरी बात जन जन तक पहुंचे। इसलिए मैंने ये बात आप सबके समक्ष रखी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सम्मेलन में नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में एक नया विजन लेकर यहाँ से वापस लौटेंगे और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ देने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस विशिष्ट आयोजन को उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का पुनः
एक बार आभार व्यक्त करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इस कार्य शोभा बढ़ाने के लिए आपका आभार। अब मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर